जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा, जिसमें से PYQ में कंटेंट प्लस पैडागॉजी के हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके इस बार फिर से परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि सीटेट का पैटर्न हर बार रिपीट होता है। यहाँ तक कि क्वेश्चन हूबहू रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो क्वेश्चन का मेथड या क्वेश्चन का जो प्रोसेस होता है, पूछने का तरीका होता है, वो हर बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम टोटल आपके लिए कितने 60 प्रश्न लेकर आए हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है और लास्ट में आपने कितने सही अंक अर्जित किए हैं, कितने सही उत्तर आपने दिए हैं, वो बताना है। उम्मीद यही रहेगी कि यहाँ से जो आपका पेपर छपेगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। हूबहू कुछ प्रश्न फंस सकते हैं, हो सकता है अगर हूबहू ना फंसे तो उसका जो टीचिंग का क्वेश्चन का मेथड होगा वो ज़रूर आपके साथ पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के ये 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, पहला भाग यहाँ हम हिस्ट्री का ले रहे हैं। हिस्ट्री में आपके पहला प्रश्न है कि राग तंगणी पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो राज तंगणी पुस्तक है उसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ठीक है, अभी पूछा उसके लेखक कौन है, तो क्या कालिदास हैं, कल्हण हैं, विल्सा हैं या फिर बाणभट्ट हैं। तो इसका जो भी जवाब हो, पहला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो भी जवाब है ABCD, जो भी आपको सही लग रहा है उसको नीचे फटाफट आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका कल्हड़। कल्हड़ की लिखी हुई पुस्तक राजतंगणी है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अच्छा, ये किसके समय का है? तो जो राजतंगणी पुस्तक लिखी गई है मौर्य वंश में अशोक के समय की ये लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, राजतंगणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो हड़प्पा सभ्यता थी आपका, उसमें जो जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? क्या मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, फिर धोलावीरा से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट नीचे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो जुते हुए खेत हैं वो कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्मग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक है वो धर्मग्रंथ किससे संबंधित है? क्या जैन धर्म से संबंधित था या फिर बौद्ध से या फिर वैदिक धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो बात आई त्रिपिटक की। त्रिपिटक जो धर्म है ये त्रिपिटक किस ग्रह धर्मग्रंथ से संबंधित है? जल्दी जल्दी कमेंट करें। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि आपका 1992 में हुआ था, सॉरी 1192 में हुआ था। इसको किसने जीता था? ठीक है, तो किसने जीता था इसको? मोहम्मद गजनबी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी या फिर जयचंद? तो किसने इस युद्ध को जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जीता था। हुआ किसके साथ था? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर सुल्तान रजिया सुल्तान? तो कौन थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो जो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार अलाउद्दीन का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण करवाया था और जो आपकी कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संत कबीर किसके शिष्य थे? जो भक्ति आंदोलन था उसमें जो कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य इसमें से कौन थे? क्या रामानुज थे, रामानंद थे, चैतन्य महाप्रभु थे या फिर नामदेव थे? तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1556 में हुआ था, ये किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1556 में हुआ, ये पूछा किसके मध्य लड़ा गया? तो अकबर हेमू के मध्य, अकबर और महाराणा के मध्य, या बाबर इब्राहिम लोधी के साथ, या फिर आपका हुमायूं और शेरशाह के मध्य? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया 1576 में, ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कह रहा है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, क्या लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड रिपन। तो किसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे, सही जवाब जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह यानी कि 1928 का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जो महादेव देसाई। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, कमेंट जल्दी जल्दी किया करिए आंसर का। ठीक है, तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, क्या आपका सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर अशफाक उल्ला खान। तो इंकलाब जिंदाबाद आप एक नारा पढ़ते हैं हमेशा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली की ओर चलो या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र का नारा रहा है। ठीक, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो किसने, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर इनिबेशंट। तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा, वेदों की ओर लौटो किसने दिया है, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट जवाब होगा, दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, यानी कि गो बैक टू द वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है, सही जवाब हो जाएगा अशोक। अच्छा आप ये बताएं कि जो सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए हैं किस शासक ने लिखवाए थे, किसने लिखवाया था, किस शासक ने, तो अशोक ने लिखवाए थे। अब आप ये बताएं कि उसमें सर्वाधिक भाषा का प्रयोग किस भाषा का प्रयोग किया गया है, जो अशोक ने अधिकतम स्तंभ लिखवाए उनमें अधिकतम भाषाएं कौन सी लिखी गई, किस भाषा से लिखे गए हैं अभिलेख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो क्या कलकत्ता में हुआ, मुंबई में हुआ, मद्रास में हुआ, पुणे में हुआ। तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, पुणे में होना था, लेकिन प्लेग बीमारी के कारण, किस बीमारी के, प्लेग बीमारी के कारण ये पुणे में नहीं हो पाया, तो मुंबई में ही आयोजित किया गया, यहीं पर कांग्रेस की नींव रखी गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिन चंद्र पाल। तो सही जवाब क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर, दिल्ली में, सासाराम बिहार, आगरा या फिर लाहौर। सही जवाब कहाँ पर जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सासाराम बिहार में पड़ता है। ठीक है, शेरशाह सूरी का, जिसने ये शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा काम क्या था, जीटी रोड का निर्माण, किसका, जीटी रोड का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से भूगोल आपका जियोग्राफी शुरू हो जाती है, 15 क्वेश्चन जियोग्राफी का भी यहाँ से होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जियोग्राफी से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो महाद्वीप कितने हैं, 7, कितने महाद्वीप हैं, 7। सबसे बड़ा पूछा है कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। तो बात आई है सबसे बड़े की, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा आपका जहाँ पे आप हैं यानी कि एशिया, एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो कौन सी, मकर रेखा गुजरती है भारत से, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। ठीक है, तो कौन सी यहाँ भारत से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, यहाँ पर भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या होती है, मान लो ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब में बीच में क्या होती है 0 डिग्री, या 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री कितनी होती है, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगी आपकी कर्क, 23.5 डिग्री साउथ में क्या हो जाएगी, 23.5 डिग्री साउथ, ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री ऊपर हो जाएगी आर्कटिक, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसका सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पूछता है,
तो विषुवत रेखा 0 होती है, भूमध्य रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब में सागर में गिरती है? तो यहाँ पर सब अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण में था? तो क्या जल संरक्षण, वन या वृक्ष संरक्षण, मृदा संरक्षण या बाघ संरक्षण? तो देखिए जो आपका चिपको आंदोलन था ये मुख्य रूप से किससे संबंधित रहा है? ये वनों के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित था। अब ये आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोल्ड डेजर्ट्स यानी कि शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो कोल्ड मरुस्थल या शीत मरुस्थल या ठंडा रेगिस्तान जिसको कहते हैं, किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है, स्पीति को कहा जाता है, कच्छ का रण को कहा जाता है? तो सही जवाब इसमें जाएगा आपका लद्दाख के एरिया को जो है शीत का मरुस्थल या ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वर्ष का पूछा, वर्षा नहीं, वर्ष का। तो उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक लंबा दिन वर्ष भर में कौन सा होता है? क्या आपका 21 मार्च होता है, 23 दिसंबर होता है, सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर? तो सबसे लंबा दिन कौन सा दिन होता है वर्ष का? ठीक है, सही जवाब जाएगा 21 जून। 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात वर्षा से हमने गलती से बोला था वर्षा, तो आप ये बताएं सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो मौसिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, मौसिनराम मेघालय में होती है। और सबसे कम कहाँ पर होती है? तो सबसे कम राजस्थान के जैसलमेर में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार? तो ग्रीन हाउस के लिए कौन जिम्मेदार? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन? तो ग्रीन हाउस की जिम्मेदार कौन सी गैस इसमें से है? सही जवाब हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन कितने परसेंट? लगभग 78%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है 21% लगभग। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल या फिर उत्तराखंड? सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? केरल में। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आपका बहिर्मंडल? ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, अब आप ये बताएं कि जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस मंडल में घटित होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का जूट से है, बागवानी शहद से है, स्वर्ण उत्पादन से या फिर तिलहन से है? तो बात आई सुनहरी क्रांति की, तो सही जवाब है आपका बागवानी और शहद से संबंधित है। ठीक है, इससे आप काली क्रांति कह सकते हैं। ठीक है, और श्वेत क्रांति आपका दुर्ग उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली से है, पीली क्रांति तिलहन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए अगर वन क्षेत्र पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो सही जवाब यहाँ पर किसके साथ जाएगा? एमपी के साथ। यानी कि एमपी का जो क्षेत्रफल है मतलब टोटल क्षेत्रफल उसमें सब सर्वाधिक अन्य राज्यों से ज़्यादा यहाँ पर वन पाए जाते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है? तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पर आपका यूपी है, पहले नंबर पर आपका राजस्थान है, दूसरे पे कौन सा है? तो दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन यहाँ वन में पूछा था कि वन किस राज्य में सर्वाधिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका एमपी है। एमपी राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? चक्रवात होता है, समुद्र के नीचे भूकंप होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, फिर ज्वार भाटा होता है? इसका सही जवाब जाएगा समुद्र के नीचे भूकंप जब आता है तो क्या आता है? फिर आ जाती है सुनामी। ठीक है, तो सुनामी आने का कारण क्या होता है? समुद्र के नीचे का भूकंप आना, जो कि काफ़ी खतरनाक स्थिति में हो जाता है। फिर नेक्स्ट है
मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव वन होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, सुंदरवन डेल्टा में, या फिर दक्कन के पठार में? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुंदरवन डेल्टा में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, करें निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, यानी कि जो दोबारा उत्पादित नहीं किया जा सकता? तो क्या आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, या फिर आपका भूतापी ऊर्जा? नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है यह दोबारा उसको जो है दोबारा ना बनाया जा सके, जिसका मतलब दोबारा से नवीकरण ना किया जाए। जैसे आपका तेल, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी अनवीकरणीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है इसमें? यहाँ पर कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, यानी कि प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस अगर एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा से वो बनाई नहीं जा सकती है। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जिनका आप दोबारा से उत्पादन नहीं कर पाएंगे, वो हो जाती है आपका अनवीकरणीय। कई बार अलग अलग इसमें से उदाहरण दिया जाता है, तो आप सीधा सा ध्यान रखिए, अनवीकरणीय का मतलब है जिसको आप दोबारा से प्रोडक्शन आप खुद से नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें पाई जाती हैं वही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस झील को खारे पानी की झील कहा जाता है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस झील को माना जाता है? क्या उलर झील को, डल झील को, चिल्का झील को, या फिर सांभर झील को? तो यहाँ पर खारे पानी से पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील जो है सबसे ज़्यादा खारे, मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है? आपकी चिल्का झील। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपका सिविक्स और पॉलिटी का पोर्शन, यानी कि नागरिक शास्त्र। पहला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र से संबंधित, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से हुई है? तो किन शब्दों से होती है? क्या हम नागरिक हैं, इससे हुई, फिर हम भारत के लोग, या फिर भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र, या फिर सत्यमेव जयते? तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा हम भारत के लोग। ठीक है, यहाँ से प्रस्तावना के शब्द शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किस संशोधन में से हटाया गया? देखिए, आपके जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6 बचे हैं। ठीक है, तो इसमें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हटाया गया था? 42वें, 44वें, 73वें, या फिर 86वें? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया। 86वें संविधान संशोधन में क्या हुआ है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए किया गया है। 86वें संशोधन जो कि आपका 2002 में आया था। ठीक है, और वो आर्टिकल 21 फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक इसमें से कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, फिर सर्वोच्च न्यायालय है? तो सही जवाब इसमें एकदम काफ़ी आसान से सवाल गया है। जाहिर सी बात है, अगर संविधान की बात आएगी भारत के संविधान संशोधन के रक्षक की, तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का एक कैसा सदन है? राज्यसभा जो है एक कैसा सदन है? क्या अस्थायी है, या फिर अस्थायी सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता, या 5 वर्ष भंग होने वाला सदन, 5 वर्ष बाद भंग होने वाला सदन, या फिर राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जाने वाला सदन? तो जो आपका राज्यसभा है ये कैसा सदन है? कमेंट थोड़ा जल्दी किया करिए। हाँ, सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा भले भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा अस्थायी है, लोकसभा अस्थायी है, याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन कब, सरकारी आयोग का संबंध किससे था? तो किससे था? चुनाव सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, बैंकिंग सुधार से, या फिर शिक्षा नीति से? तो सरकारी आयोग की बात की गई, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पर कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, या 2 अक्टूबर? तो सही जवाब इसका क्या जाएगा आपका 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जब कोई भी बालक के बालिका यानी कि 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको वोट देने का, मत देने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मताधिकार जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहले इसकी एज क्या थी? पहले एज इसकी 21 थी, लेकिन बाद में घटाकर 18 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो नगर पालिका का 18, 21, 25 या फिर 30। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सही जवाब जाएगा यहाँ पे 21 वर्ष। न्यूनतम नगर पालिका की आयु, नगर पालिका के सदस्य बनने की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मान लो अगर आप संसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सांसद या विधायक का तो 25 वर्ष होने चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में है। भाग 3 में, 4 में और 4 के का में या 5 या भाग 5 में। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे, ये आपका भाग 4 का का, भाग 4 के का में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के तीनों सेनाओं यानी कि जल थल वायु का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, क्या जनरल होता है सॉरी, या रक्षा मंत्री होता है, या आपका प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। तो भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो आपका कहलाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। जो आप जहाँ पर जिससे वोटिंग होती है तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन या फिर अर्ली वोटिंग मशीन। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम होता है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या जीवी मंडलकर थे, हुकुम सिंह थे, नीलम संजीव रेड्डी या फिर मीरा कुमार। तो मीरा कुमार ये एक पुरुष हैं ये। ठीक है। तो कौन थे, सही जवाब क्या जाएगा इसका 41 का ए यानी कि जीवी मालवणकर। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष ये थे। और चुनाव आयुक्त तो कौन थे पहले, तो मीरा कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। कुल कितनी अनुसूचियाँ, 8, 10, 12 या 11। तो सही जवाब क्या जाएगा आपका, सही जवाब जाएगा आपका कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, देश में 22 भाषाओं के बारे में इसमें बताया गया। 8वीं अनुसूची में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखिएगा। टोटल कितनी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, तो टोटल 12 हैं। सही। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो एंड ऑफ द अनटेलेबिलिटी किस मतलब किसके अंतर्गत अंत इसका किया गया है, किस अधिकार के अंतर्गत आता है ये। अस्पृश्यता का अंत किस अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत जो है समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। सही जवाब क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका 35 वर्ष। 35 वर्ष यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो है वो भी 35 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है। राज्यपाल की जो नियुक्त होती है, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाने की नियुक्त कौन करता है, तो करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और यह जो राज्यपाल होता है ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या कार्ल मार्क्स। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब्राहम लिंकन का। ठीक है। अब्राहम लिंकन का कथन है, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। ठीक है। जनता का लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा। यानी कि जब कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कई लोग लड़ते हैं, लेकिन जिसको जनता चुनती है वो शासन करता है उसी जनता के ऊपर। तो जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। ठीक है। ये शब्द अब्राहम लिंकन जी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होते ही है पैडागॉजी स्टार्ट। पैडागॉजी का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक जो है इस उद्देश्य क्या होनी चाहिए। क्या बच्चों को समाज का सक्रिय जिम्मेदार सदस्य बनाना, या केवल इतिहास की तिथियों को याद कराना, या बच्चों को राजनेता बनाना, या फिर बच्चों को चुपचाप बैठना सिखाना।
तो देखिए जो आपका सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान क्या किसी भी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी अगर सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर एक चीज़ सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा जो है, बच्चा ये है क्या, भगवान है आपका, क्या है, सुपरमैन, यानी कि भगवान है आपका। उसका किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट के अनुसार उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्या, उसका किसी भी तरह से नुकसान ना हो, सब तरफ से उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। मतलब बच्चे का भलाई में ही आपकी भलाई है, ये मानिए। अगर आप टीचर हैं तो बच्चे की भलाई में ही आपकी भलाई है। अगर बच्चे का बुरा आप करेंगे तो सीधा आपका नंबर कटेगा। बच्चे का नुकसान ना करें आप, बच्चे को बढ़ावा दें तो उसी में आपको नंबर मिलेगा। अगर ऐसा विकल्प जिसमें मिले, जिसमें बच्चे को मिले कि बच्चा इंक्लूड है, बच्चे अपने अनुभव प्रकट कर रहा है मातृभाषा के द्वारा, समावेशी शिक्षा के द्वारा, अनुभव के द्वारा सीख रहा है, अपना रचनात्मकता के द्वारा सीख रहा है, तो वो विकल्प आपका सही होगा। जहाँ पर केवल मात्र वाले आए, रटने, अभ्यास प्रणाली, कठिन कार्य और परीक्षा के लिए आए, तो वो विकल्प आपके सारे कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वाला, केवल मात्र सीधा कटेगा। राजनेता बनाना कोई मकसद एसएसटी पढ़ाने का नहीं होता है। बच्चों को चुपचाप बैठना सिखाना एसएसटी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब क्या होता है, बच्चों को उद्देश्य क्या होता है पढ़ाना एसएसटी का, बच्चों को समाज का एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनाना। ठीक है, बच्चे को समाज का एक सक्रिय सदस्य और जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए आप एसएसटी पढ़ाते हैं। अगला है आगमन विधि का सूत्र क्या है। तो आगमन विधि क्या होती है, क्या नियम से उदाहरण, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो देखिए आगमन विधि का मतलब होता है, पहले आप किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले जिसमें आप उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद नियम की ओर जाएंगे, तो आपका आगमन विधि होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, उदाहरण से नियम की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा में मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्या बच्चों को थकाने के लिए, ऑप्शन है मस्तिष्क उद्वेलन का प्रयोग क्यों करते हैं टीचर। तो क्या बच्चों को थकाने के लिए, नहीं, बच्चों को रचनात्मक और नए विचार को उत्पन्न करने के लिए। देखिए बच्चे का रचनात्मकता मिल गई, आपका सही ऑप्शन मिल गया। आगे आप पढ़ें या ना पढ़ें वो आपकी मर्जी। अनुशासन बनाने के लिए नहीं, रटने के लिए नहीं। जहाँ पर बच्चा खुद इंक्लूड होकर सीख रहा हो, नए नए चीज़ों विचारों के साथ सीख रहा हो, वही आपका विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों मूल्यांकन होना चाहिए। जिसमें होता क्या है, बच्चा खुद का मूल्यांकन करता है, बच्चे के सहपाठी मूल्यांकन करेंगे और टीचर खुद मूल्यांकन करेगा। तो केवल लिखित परीक्षा नहीं, केवल साल के अंत में नहीं। तो सतत और व्यापक, यहाँ पे देखिए आपका CCE लिखा हो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में ऋतु परिवर्तन पढ़ाया जा रहा है तो सबसे प्रभावशाली शिक्षक सामग्री यानी कि TLM क्या होगा। तो क्या ब्लैक बोर्ड होगा, ग्लोब और टार्च का प्रयोग होगा, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक होगी, या फिर रेडियो होगी। तो देखिए ऋतुओं का परिवर्तन पढ़ाते समय आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ग्लोब और टार्च का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ग्लोब रखेंगे उस पर टार्च से क्या करना, फोकस मारना। तो उससे क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन, ग्लोब मतलब टार्च को आगे पीछे करते जाइए तो ऋतु का परिवर्तन आपको समझाया जा सकता है उस TLM। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, जिसमें बच्चा सीख रहा हो, तो बच्चा सीखने में जो कमियां महसूस कर रहा हो, कमियों को पहचानना, बच्चे की कमी को पहचानना आपका उपचार कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर त्रुटि हो रही है त्रुटि को पहचानना उपचार होता है, और उस कमी को ख़त्म करना वो निदान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, बच्चों को होनहार बच्चों को पढ़ाना तो नहीं, छात्रों को सीखने की कमियाँ को दूर करना, या फिर आपको कह रहा है कि नए पाठ पढ़ाना या खेल खिलाना। तो खेल खिलाना और नया पाठ पढ़ाना नहीं होता है, छात्रों के सीखने की कमियों को दूर करना। ठीक है, यह उपचार कहलाता है। उपचार का मतलब समस्या का समाधान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए जो शिक्षक की भूमिका होगी वो हमेशा कैसी होगी, एक सुगमकर्ता के रूप में होगी, एक सहायक के रूप में होगी। यानी कि बच्चे को जो है, बच्चा जिसके सामने अच्छे से बोल सके, अपने अनुभव अपने प्रश्न पूछ सके, बोलने की स्वतंत्रता हो, यानी कि एक सुगमकर्ता के सहायक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ की सीधा आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी में सीधा आप साफ देखिए सुगमकर्ता लिखा हुआ है, तो आप ऐसे इसको टिक कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो परियोजना विधि का क्या जॉन डीवी, किलपैट्रिक, स्किनर या फिर अरस्तु? तो परियोजना विधि पूछी गई है, सही जवाब जाएगा आपका यहाँ पर किलपैट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में कक्षा में समाचार पत्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो केवल मनोरंजन के लिए। एजुकेशन में कोई चीज़ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, केवल पाठ्यपुस्तक, यहाँ पर लिखा है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को सामाजिक घटनाओं के जोड़ने के लिए। तो हाँ, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन भी है यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता के बारे में पढ़ाते समय एक अच्छा तरीका क्या होता है? तो विविधता के नुकसान को बताना। तो क्या आप इसको नुकसान बता देंगे तो क्या डाइवर्सिटी आप पढ़ा लेंगे? नहीं। छात्रों को अपने जीवन के अनुभव और उदाहरणों का उपयोग करना। तो हाँ, देखिए जहाँ पर हमने कहा था जहाँ पर अनुभव मिल जाए, तो अनुभव आपको मिल गया, मतलब आपका सही जवाब 100% आपका हो जाएगा। केवल परिभाषा लिखाना आपका गलत हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी पढ़ाने का मतलब होता है कि जीवन के अनुभव और उदाहरण का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत क्या है इसमें? क्या पुराने सिक्के हैं, पांडुलिपियाँ हैं, इतिहास पाठ्यपुस्तक जो बाद में लिखी गई हो, या फिर किसी व्यक्ति की डायरी है? तो यहाँ पर कहा है प्राइमरी स्रोत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इतिहास की पुस्तक जो बाद में लिखी गई हो। ये आपका यहाँ पर पूछा है नहीं है, यहाँ पर पूछा क्या है? नहीं है ना। तो जब पूछेगा हैं तो आप पुराने सिक्के बताएंगे, पांडुलिपियाँ बताएंगे और किसी व्यक्ति की लिखी गई डायरी बताएंगे। लेकिन यहाँ कहा है नहीं है, तो इतिहास की पाठ्यपुस्तकें हो जाएंगी। ऐसा पूछा है नहीं है तो इतिहास की पाठ्यपुस्तकें हो जाएंगी। प्राइमरी का मतलब जो वास्तविक तौर पे हों। ठीक है। तो पुराने सिक्के किसी न किसी शासन में चले होंगे, वो भी। पांडुलिपियाँ ने किसी न किसी ने लिखी होगी, वो भी। डायरी किसी न किसी लिखी होगी, वो भी। लेकिन इतिहास की पुस्तकें क्या होती हैं? वो नहीं होंगी, पाठ्यपुस्तकें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो जो कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या छात्रों को डराना होना चाहिए? नहीं। क्या कक्षा में सन्नाटा मचाने के लिए? नहीं। क्या समय बर्बाद करने के लिए? नहीं। यानी कि छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच करना और जिज्ञासा जगाना। यानी कि अगर कोई चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो बच्चा क्या चीज़ पहले से जान रहा है उसके बारे में जो है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछिए, और आगे सीखने के लिए जिसमें जिज्ञासा हो जिन प्रश्नों में, तो ऐसे प्रश्न पूछिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकारी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे? सहकारी अधिगम देने के लिए यानी कि सहकारी का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ छात्र एक साथ एक ग्रुप में किसी काम को करें। तो क्या व्यक्तिगत कार्य देंगे? तो नहीं, व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है। समूह परियोजना और चर्चाएं आयोजित कराना, तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, यही होगा आपका समूह परियोजना और चर्चाएं बनाना। देखिए आगे जो आगे ऑप्शन है एक दूसरे से बात करने के लिए कहेंगे तो नहीं, प्रतियोगिता बढ़ाएंगे तो नहीं। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो किस पर ध्यान देना चाहिए? केवल तथ्यों पर? तो नहीं, केवल तथ्यों पर ध्यान नहीं देंगे, केवल पाठ्यक्रम पे आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। और आगे ऑप्शन दिया है केवल अनुशासन पर ध्यान नहीं देंगे, तो जहाँ केवल मात्र वैसे भी काट दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, तथ्यों के साथ साथ मूल्यों और दृष्टिकोणों यानी कि वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप से बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है? तो देखिए जो क्षेत्र भ्रमण होता है उसमें सीधा जानिए कि जो चीज़ पढ़ाई गई है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, अनुभव को सीधा जोड़ना। तो आपका देखिए यहाँ पर अवलोकन और जो है अनुभवंज सिखाने का कौशल, तो यहाँ पर यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रटने का कौशल नहीं होता, सोने का कौशल नहीं होता, या केवल लिखने का कौशल नहीं होता। तो क्षेत्र भ्रमण का मतलब होता है जो चीज़ क्लास में पढ़ाई गई है उसको विजिबल तौर पर बच्चों को दिखाना। ठीक है, तो ये होता है क्षेत्र भ्रमण। ये थे आपके टोटल आज के 60 प्रश्न। इसमें आपको कितने अंक मिले हैं सही आप उस चीज़ को बताएंगे। साथ ही जो हमने बीच में जो क्वेश्चन पूछे थे उनको भी बताया होगा आपने। वीडियो कैसी लगी आप ये नीचे कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इससे ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत है या इतना सही है। और अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।